Jai Hind दोस्तों, welcome back to the pre-secure of Smart IAS Foundation. Today on September 5, 2025, I will discuss MCQs from these topics which were present in current affairs. Like every day, we will discuss the current affairs topics, the MCQs of these current affairs topics from both prelims and mains perspective, so that prelims के MCQs बनाने में और mains में अपने आंसर में वैल्यू एडिशन करने में आपको pre-secure से मदद मिले. Before going to the agenda for today, as today we are celebrating टीचर्स डे, आज के दिन को 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाते हैं. तो सबसे पहले मेरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम टू ऑल द टीचर्स हु मेड मी दिस पर्सन टुडे. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टीचर ऑफ माई लाइफ, मेरी माँ, माई मदर, एंड टू एवरीवन, मेरे पिता, मेरे सारे बड़े, सारे गुरुजन जिन्होंने सिखाया कई चीज़ें, ज़िंदगी के कई लेसन्स, जिससे आज मैं एक मुकाम पर पहुंच सका. और आज भी उनकी टीचिंग्स उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कभी बचपन में थी, स्कूल कॉलेजेस में रही थी. एंड सिंस आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड दैट नाउ आई एम इन अ रोल ऑफ टीचर, आई एम ऑनर्ड, आई एम ब्लेस्ड with their teachings, कि now I am also working as a teacher. So I want to share this quote with all of you. This is a part जो मैंने यहाँ लिखा है, this is a part of a quote said by Marcus Aurelius, one of the greatest philosopher of stoicism, stoic philosophy के greatest philosopher है. Marcus Aurelius ने एक बार लिखा था that if something is humanly possible, then it is attainable as well. और ज़िंदगी में ना एक टीचर का यही रोल होता है, जितना मैंने आज तक समझा है, जितने मेरी समझ आज तक हुई है. हाँ, हमें ना लाइफ बहुत कुछ सिखाता है. यस, लाइफ टीचेस अस मेनी थिंग्स, बट उस ज़िंदगी में ना, इस लाइफ में हमें एक टीचर की ज़रूरत होती है, एक गाइड की, एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, जो हमें यह एहसास करवाए दैट इफ़ समथिंग इज़ ह्यूमनली पॉसिबल इन लाइफ, कि अगर इस ज़िंदगी में कुछ संभव है, देन हाउ टू अटेन इट, इसे हासिल कैसे किया जा सकता है, कैसे संभव होता है, और साथ ही साथ वो रास्ते बताना, वो वेज बताना उसे हासिल करने का, उसे अटेन करने का. यही एक टीचर का रोल होता है. वही एक माँ करती है, एक पिता करते हैं. एक बच्चा जब जन्म लेगा, जन्म लेके बड़ा होता है, तो बिल्कुल उसके लिए चलना पॉसिबल है, लेकिन वो कैसे चल पाएगा, कैसे वो अपने कदमों पर, अपने पैरों पर भरोसा दिखाएगा, ये उसकी माँ, उसके पिता, उसके बड़े एज ए टीचर करते हैं. फिर उसे बोलना, लिखना, सिखाना, नई नई चीज़ें पढ़ना, नई नई चीज़ें करना, अलग अलग लाइफ के स्टेजेस पे अलग अलग टीचर्स सिखाते हैं. सो दैट इज़ द रोल ऑफ ए टीचर. एंड सो टू ऑल दोज हु टॉट मी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, द फर्स्ट बेबी स्टेप्स, as well as to win the greatest battles of life which we fight every day, मेरा नमस्कार है उन सबको. चलिए अब हम आज के प्री सिक्योर के एजेंडा पर चलते हैं. सो पहला टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे, इट इज कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड. कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड न्यूज में क्यों है वो अभी हम देखेंगे, न्यूज़ क्लिपिंग इसकी देखेंगे. बट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, इसे हम अगर ब्रीफली बात करें तो कोकोनट जो है, कोकोनट ना सिर्फ एक फ्रूट के रूप में, बल्कि कोकोनट से जो ऑयल निकलता है और बाकी कई प्रोडक्ट्स होते हैं, इवन कोकोनट के छिलके से भी, जो हस्क, जो छिलका होता है, जिसे हम लोग मैट बनाने का काम, रस्सी बनाने का काम, रोप्स बनाने का काम करते हैं, ये ना हमारे इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को एज वेल एज अर्बन इकोनॉमी को काफ़ी लीड करता है, एक अच्छा मोमेंटम देता है, और साथ ही साथ हमारे कल्चर का भी पार्ट है. हिंदुइज्म हो या बाकी कई रिलीजन या फिलॉसफीज हैं जहाँ पे कोकोनट ना शुभ माना जाता है. किसी भी शुभ काम के लिए हम लोग कोकोनट का इस्तेमाल करते हैं. मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ कोकोनट चढ़ाते हैं. और मैंने तुम्हें क्लास में कई बार बताया है कि वो जो कोकोनट है वो हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है, कि हमारे अंदर जो कुछ भी बुराइयाँ हैं, जो कुछ भी निगेटिविटी है, वो हम उस मंदिर में छोड़कर आ गए जब हम नारियल फोड़ते हैं. तो सो हमारा कल्चर, हमारी इकोनॉमी दोनों का पार्ट रहा है. इसी से रिलेटेड डेवलपमेंट वर्क के लिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बनता है. सो वी विल चेक कि इसका नेचर क्या है, ये स्टैच्यूरी बॉडी है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, क्या क्या इसके वर्क्स हैं, सिग्निफिकेंस है, वो सारे डिटेल्स. नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स. एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लासेस में पढ़ते हैं, आज भी मैं तुम्हें ब्रीफली बताऊंगा भी. यहाँ हम एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो एयर की क्वालिटी मेजर करके इंसान के लाइफ इंडेक्स को बताता है कि इंसान किस स्टेज में जी रहा है अलग अलग शहरों में. ये रिसेंट रिपोर्ट है, सो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. देन अ प्लेस विच वॉज मेंशन्ड इन द न्यूज एंड वर्ल्ड मैप में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, मॉरिटानिया. वाई मॉरिटानिया और मॉरिटानिया इज इन न्यूज,
क्योंकि यहाँ पर ना एक काफ़ी बड़ा बोट वो समंदर में डूब जाता है, जिससे कई लोगों की डेथ होती है। दैट्स वाई ये न्यूज़ में भी रहा। अब वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया उसके लिए तो सरकारें काम कर रही हैं, आगे कैसे बेहतरी हो सके। हमें वर्ल्ड मैप में इसका लोकेशन जानना है, ताकि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अगर प्रीलिम्स में से कोई क्वेश्चन आए तो हम बना सकें, और मेंस में भी अगर मॉरिसेनिया का कुछ फीचर हमें यूज करना हो तो हम कर सकेंगे। देन द नेक्स्ट थिंग इज अ टाइगर रिजर्व विच वॉज मेंशन्ड इन द न्यूज, श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। वी विल सी द लोकेशन की ये कौन से स्टेट में पड़ता है, क्या इसका फ्लोरा है, क्या इसका फोना है, कौन कौन सी हिल्स लोकेटेड है, वगैरह वगैरह। एंड देन प्रतूस रेडियोमीटर। प्रतूस रेडियोमीटर, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इनोवेशन by Indian Space Research Organization and few other research organizations as well. Indian Space Research Organization इसको लीड कर रहा है कुछ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर। सो इन टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्ड एमसीक्यू डिस्कशन आज हम लोग प्री सिक्योर में करेंगे। एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कल वाले टॉपिक के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चन और आज के आपको नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो कम टू द फर्स्ट टॉपिक, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में जाने से पहले आप ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स का पीआईबी अपडेट देख लो। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बोल रहा हूँ तो इनका यूनियन मिनिस्टर भी आपको ढूंढना है, दैट हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, है ना। ये सारी चीजें आपके टिप पर हमेशा रहनी चाहिए। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर क्या बोल रहा है, दैट कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड लॉन्चेस रिवाइज्ड स्कीम्स। वर्ल्ड कोकोनट डे के मौके पर रिवाइज्ड स्कीम लॉन्च कर रही है क्या, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। तो आपको ये भी ढूंढना है व्हाट इज वर्ल्ड कोकोनट डे, व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड कोकोनट डे। वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, डे से याद आया, आज टीचर्स डे है ना, शिक्षक दिवस। इंडिया में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। क्या तुम मुझे बताओगे कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है। चलिए, आप हमें ना ये भी बताओगे कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, अलग अलग जगहों पे ना अलग अलग डेट में सेलिब्रेट किया जाता है गाइज। वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये तुम मुझे बताओगे। सो हम कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने जो रिवाइज्ड स्कीम्स लॉन्च की है उसके वजह से ये न्यूज में रहा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड से रिलेटेड, दैट इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एस्टेब्लिश्ड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। यहाँ पर ना जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर ये स्टैच्यूरी बॉडी है तो वो आपको मालूम होना चाहिए, एंड इट इज करेक्ट, यस इट इज ए स्टैच्यूरी बॉडी। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है किसके मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर, जिसका पर्पस क्लियर है कि कोकोनट प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन इंडिया में बेहतर तरीके से हो सके। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड वे बैक इन 1981 एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई, तमिलनाडु। एक्चुअली 1981 में स्थापना तो होती है, एस्टेब्लिशमेंट तो होता है, बट हेडक्वार्टर ना चेन्नई में नहीं। वी विल सी कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कोच्चि में। सेकंड रॉन्ग हो गया, एस्टेब्लिशमेंट सही है बट हेडक्वार्टर तमिलनाडु में नहीं है, चेन्नई में नहीं। इट हैज़ रीजनल ऑफिसेस इन कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, बिहार। यस, इन प्लेसेस में कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के रीजनल ऑफिसेस हैं, बिल्कुल हैं। सो 1 and 3 आर करेक्ट है, हमारा आंसर होगा 1 and 3 ओनली। अब हम डिटेल में आते हैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के। तो सबसे पहली बात कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है, तो 12 जनवरी 1981 में एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, एंड इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दैट वी नो। एस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट इन इंडिया एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जैसे इकोनॉमिकली भी कोकोनट डेवलपमेंट से, कोकोनट प्रोडक्शन से जो भी फार्मर्स रिलेटेड है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट इसका मिल सके। रीजनल ऑफिसेस की बात करें तो बेंगलुरु में, चेन्नई में, गुवाहाटी असम में, पटना बिहार में, यहाँ पर इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, बट द हेड क्वार्टर इज इन कोच्चि केरला। हेड क्वार्टर कोच्चि केरला में, ये चीज़ याद रखिएगा। और हम डिटेल में आते हैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के, तो इसके फंक्शंस की बात करते हैं। सो नाम क्या है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ना। सो ये वैसे मेजर्स अडॉप्ट करेगा जिससे कि कोकोनट इंडस्ट्री जो है उसका डेवलपमेंट हो सके। जो भी टेक्निकल एडवाइस चाहिए होगा, जो भी रिसर्च एडवाइस चाहिए होगा, जिससे कि कोकोनट का डेवलपमेंट, कोकोनट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, सस्टेनेबल हो कोकोनट फार्मिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए या कोई रिसर्च असिस्टेंस चाहिए तो वो देने का काम करेगा, इंसेंटिव प्राइसेस देने का काम करेगा हमारे कोकोनट फार्मर्स को, है ना। एंड बाकी सारे मेजर्स जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सके, जिससे इंडिया में कोकोनट अवेलेबिलिटी बढ़ सके। अभी जैसे एक चीज़ हम देखते हैं ना, अभी लेट्स टेक एग्जांपल, आज सुबह जब मैं यहाँ गुवाहाटी में बैठकर आपके लिए प्री सिक्योर रिकॉर्ड कर रहा हूँ गुवाहाटी आसाम में, तो यहाँ अगर हमें कोकोनट परचेज करने जाते हैं कोकोनट वाटर के लिए, तो हमें 50-60 ऐसे रुपीज़ में एक कोकोनट मिलता है, राइट।
ऐसा ही कुछ होगा, या इससे 10-20 रुपये ज़्यादा या कम ऐसे कुछ चलते होंगे। 100 रुपये मान लो, 100 रुपये लेते होंगे। तो 50 या 100 रुपये ये जो ले रहे हैं गुवाहाटी या आसाम में, अगर आप इसको इंडिया के सदर्न पार्ट्स में जाओगे, सदर्न स्टेट्स में जाओगे जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ पर ना काफ़ी अच्छे क्वालिटी का कोकोनट अच्छा वाटर कंटेंट के साथ, अच्छा क्रीमी कंटेंट के साथ 5-10 रुपये में भी अवेलेबल हो जाता है। बट वही यहाँ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट गुवाहाटी पहुँचते पहुँचते या बिहार दिल्ली पहुँचते पहुँचते 50-100 रुपये का बन जाता है। सो इस चीज़ को भी ना बेहतर बनाने की ज़रूरत है कि डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में भी बेहतर हो सके। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की होती है। तो ये पॉइंट्स आप अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये आप अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। बिकॉज एज पर दिस न्यूज रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट किया गया दैट दिल्ली एनसीआर रेसिडेंट्स लूज ओवर 8 years ऑफ लाइफ टू टॉक्सिक एयर, एंड दिस इज रियली कंसर्निंग है गाइज, कि अपनी जिंदगी का 8 साल टॉक्सिक एयर की वजह से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग गंवा दे रहे। दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली जो कि नेशनल कैपिटल है, पर उनके दिल में, उनके ज़िंदगी में 8 साल कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एयर क्वालिटी ख़राब है। सो इट्स रियली रियली कंसर्निंग। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं है, इंडिया के मोस्टली बड़े शहर, वहाँ पे एयर क्वालिटी पुअर रहती है। एंड सो इंडियंस ब्रीथ एयर वर्स देन द WHO सेफ लिमिट्स। हम सब लोग जो भी बड़े बड़े शहर हैं ना, चाहे वो दिल्ली के शहर हो, बिहार के हों, हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, आसाम के हों, ये जितने भी बड़े सिटीज़ हैं जो कैपिटल्स हैं, वहाँ पर WHO सेफ लिमिट से काफ़ी ख़राब एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं। सो इट्स कंसर्निंग। और वो इस वजह से आपको दिख सकता है, आप रोड पर निकलो, म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, वो फुलफिल नहीं करते हैं। इसलिए बारिश के टाइम में जो कचरा रोड पर जमा हो जाता है वो धूल बनकर सड़क पर उड़ता रहता है। दैट्स वाई वेन एवर यू गो आउटसाइड ऑन द रोड, ठीक है, जब भी आप घर से बाहर निकलें, एटलीस्ट पुट अ मास्क। एक 10 रुपये वाला ही मास्क खरीद के कम से कम अपने नाक पर लगाएं। PM 2.5 नहीं सही, बट कम से कम जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उससे तो आपके आँख मुंह में जाने से बचेगा। चलिए अब आते हैं इसके ऊपर, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के ऊपर। सो पहला स्टेटमेंट क्या, दैट इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, तभी तो बताया गया ना कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की 8 साल कम होते जा रहे हैं। सो यस, इट इज़ करेक्ट। ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन दिख रहा है, पार्टिकुलेट मैटर्स वाला है ना, जैसे मैंने तुमको बताया कि रोड पे कचरा या धूल जमा होने की वजह से धूल उड़ती है, तो उसको स्टडी करता है, उसका इम्पैक्ट स्टडी करता है कि लाइफ पर, ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर क्या असर पड़ रहा है। सेकेंड, इट इज़ डेवलप्ड बाई माइकल ग्रीनस्टोन एंड एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एपिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यस, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक इंस्टीट्यूट है, माइकल ग्रीनस्टोन एंड एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इसने इस एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को डेवलप करा है। थर्ड, द इंडेक्स इंटीग्रेट्स लॉन्ग टर्म एक्सपोजर डाटा टू पार्टिकुलेट पॉल्यूशन विथ ग्लोबल एयर क्वालिटी मेजरमेंट्स। हाँ, जैसे जो WHO के मेजरमेंट्स हैं ना, WHO का जो स्टैंडर्ड्स है, WHO के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या अदर यूरोपियन नेशंस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जहाँ पे एयर क्वालिटी बेहतर है, उसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करने का काम किया जाता है अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। सो दिस 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। आप दिल्ली एनसीआर की ये पिक्चर देख सकते हो। हालांकि अभी दिल्ली की सरकार ने, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, वहाँ की सरकार ने कुछ नए एफर्ट्स, कुछ नए स्टेप्स लिए हैं जिससे कि एयर क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई है, पर उनका रियल टेस्ट होगा विंटर सीजन में, तब देखा जाएगा कि कितनी एयर क्वालिटी बेहतर है। अब हम डिटेल में और इस एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को अगर देखें, तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इसका पर्पस तो हमें समझ में आ गया, टू मेजर द पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ, which is developed by Michael Greenstone and Energy Policy Institute at University of Chicago। अब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डेवलप हुआ ये स्टैंडर्ड क्या करता है, एयर पॉल्यूटेंट एक्सपोजर, एयर पॉल्यूटेंट्स जो रहते हैं, स्पेशली कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर्स बोले तो वैसे मैटर्स जो हवा में सस्पेंडेड है, पार्टिकुलेट मैटर्स धूल के रूप में, वो पार्टिकुलेट मैटर्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको स्टडी करना अलग अलग रीजन में एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो हम इंडिया की बात करें, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स इंडिया के लिए, तो इंडिया मोस्ट सीवियर हेल्थ थ्रेट फेस कर रहा है, एंड दैट्स वाई एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 3.5 साल डिक्रीज हो रही है। दिल्ली एनसीआर में, तो दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में लोगों का लगभग 8 साल कम हो रहा है, और पूरे ओवरऑल ग्लोबल इंडिया की बात करें, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो लगभग 3.5 साल, 3.5 ईयर्स हर इंसान अपना खो रहा है ड्यू टू पुअर एयर क्वालिटी। And that's why we have many kind of issues related to childhood issues, maternal malnutrition, obviously ये भी होता है, unsafe water, sanitation, hand washing, ये सारे कई टाइप के issues अराइज होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। Around 1.4 billion Indian lives
इन डिफरेंट एरियाज जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, द पॉल्यूशन लेवल हैव एक्सीडेड द WHO सेफ लिमिट। WHO का जो सेफ लिमिट है ऑफ 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ PM 2.5 इससे ना ज़्यादा है, और 1.4 बिलियन इंडियंस इससे ज़्यादा में रह रहे हैं। सो दिस कंसर्न फॉर इंडियंस, इंडिया के लिए कंसर्न है। स्पेशली द नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ इंडिया वो वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड जोन में से आता है। तो नॉर्दर्न बेल्ट पे जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, उत्तर प्रदेश बिहार की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, है ना, इनको ये देखने की बात है, और सिर्फ नॉर्दर्न बेल्ट नहीं, उनके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न को भी देखने की बात है कि एयर क्वालिटी इंप्रूव करें। और हम डिटेल में आते हैं एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में और क्या क्या रिपोर्ट्स आए, दैट 46% ऑफ इंडियन लाइव्स इन एरियाज दैट एक्सीड इवन इंडियाज ऑन PM 2.5 स्टैंडर्ड। WHO के स्टैंडर्ड से तो हम खराब हालत में जी ही रहे हैं, बट इंडिया का भी जो स्टैंडर्ड है ना, उससे भी खराब हालत में अराउंड 46% ऑफ इंडियंस रहते हैं। तो सोचो किसने पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं। ओके, ठीक है। एक और चीज देखिए यहाँ पर क्या, इफ पॉल्यूशन लेवल वर रिड्यूस टू मीट दिस नेशनल बेंचमार्क इंडियंस कुड गेन एन एवरेज ऑफ 1.5 ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि अगर हम पॉल्यूशन लेवल को डिक्रीज करें तो इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग एवरेज देखें, ऑन एन एवरेज तो 1.5 ईयर्स बढ़ जाएगी। एंड दैट्स वाई ये चीज़ ना इतनी कंसर्निंग है, इतना डिटेल में हम इसको पढ़ रहे हैं कि जहाँ एक तरफ एवरेज इंडियंस की लाइफ 3.5 ईयर्स कम होती है, अगर हम लोग एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर सके तो सबकी लाइफ 1.5 ईयर्स बेहतर हो सकेगी, राइट। द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट अंडरलाइंस दैट साउथ एशिया इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन ग्लोबली। ग्लोबली भी देखें तो साउथ एशिया सबसे पॉल्यूटेड रीजन में आता है। बाकी इंडिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करने के लिए टूल जो है AQI, वो 2014 में लॉन्च किया गया, इसे याद रखिए। आगे हम इसको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लासेस में और डिटेल में देखेंगे, जो एक थीम पर बेस्ड है, 1 नंबर 1 कलर एंड 1 डिस्क्रिप्शन। मतलब एक नंबर के अकॉर्डिंग एक कलर असाइन किया जाता है और एक डिस्क्रिप्शन असाइन किया जाता है कि ये कौन से कैटेगरी में है। अलग अलग 6 कैटेगरी बनाई गई हैं। कौन कौन सी? गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। आप अपने रीजन का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर सकते हो कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में रह रहे हो, और इसके अकॉर्डिंग एक नंबर दे दिया जाएगा, एक कलर दे दिया जाएगा इन 6 कैटेगरी का, और एक डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को मेजर करते हैं? तो टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, PM 2.5 एंड PM 10, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, अमोनिया हो गया एंड लेड हो गया। तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स एंड 6 कैटेगरीज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये बेसिक डिटेल से याद रखिएगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए क्लासेस में अगेन इसको दोबारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है वर्ल्ड मैप पर बेस्ड एक प्लेस से, मॉरिटेनिया और मॉरिशेनिया। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे एक लार्ज बोट डूब जाता है जिससे अराउंड 49 पीपल की डेथ हो चुकी है और 100 मिसिंग है। सो इट्स रियली डिवास्टेटिंग। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। सो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? मॉरिशेनिया और मॉरिटेनिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द साहेल रीजन। ये आंसर करने के लिए आपको मैप चाहिए। सो कम टू द मैप। ये देखिए आपका मैप, ये अफ्रीकन पार्ट है, नॉर्दर्न अफ्रीकन पार्ट में यहाँ आपको मॉरिशेनिया दिख रहा है। लुक एट द कर्सर, ये मॉरिशेनिया हो गया। इसके वेस्टर्न पार्ट में अटलांटिक ओशन है, वेस्टर्न कोस्ट में, है ना। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये अटलांटिक ओशन का है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या था? मॉरिशेनिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ साहेल रीजन। यस, साहेल रीजन का पार्ट है और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। इट शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विथ वेस्टर्न सहारा, सेनेगल, अल्जीरिया एंड माली। ऐसा है क्या? देखते हैं। लैंड बॉर्डर विथ वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, माली एंड सेनेगल। हाँ, इनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। बिल्कुल करेक्ट, अच्छी बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया, है ना। वर्ल्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैप को ना रेगुलर आप लोग देखा करो। रेगुलर देखोगे ना, वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। थर्ड स्टेटमेंट, अटलांटिक ओशन लाइज टू द ईस्ट ऑफ इट। हम देख चुके हैं कि ईस्ट में नहीं है भैया, वेस्ट में है। तो इसलिए अगर हमें करेक्ट ढूंढना है तो 1 और 2 होंगे, इनकरेक्ट ढूंढना होता तो 3 ओनली होता। नाउ कम टू अदर डिटेल्स ऑफ मॉरिशेनिया। हम मॉरिशेनिया के अदर डिटेल्स पे बात करें तो नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन रीजन है, जिसका कैपिटल है नोआकसोट। नोआकसोट इज द कैपिटल एंड द कंट्री इज अ पार्ट ऑफ साहेल रीजन। साहेल रीजन मतलब एक बेल्ट जो कि अफ्रीका और एरिड सहारा रीजन के बीच वाले पार्ट में पड़ता है, साहेल रीजन कहलाता है। अ बेल्ट अक्रॉस अफ्रीका बिटवीन द एरिड सहारा टू द नॉर्थ एंड द ह्यूमिड सवाना टू द साउथ, ये साहेल रीजन कहलाता है, जिसके बॉर्डर्स अलग अलग नेशन हैं, वेस्टर्न सहारा, सेनेगल, अल्जीरिया एंड माली। एक बार फिर से ये मैप देख लो, आपको ये बॉर्डर्स दिख जाएंगे। ये रहा वेस्टर्न सहारा, ये अल्जीरिया, ये माली और ये यहाँ सेनेगल।
ठीक है, ये लैंड बॉर्डर्स हैं, और कोस्टल रीजन यहाँ पे अटलांटिक ओशन का है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास कर रहा है मॉरिशनिया से, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए, और हम इसके डिटेल्स में बात करें मॉरिशनिया के, तो मॉरिशनिया अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ इट्स लैंड मास इज लोकेटेड विद इन द सहारा डेजर्ट। आप कंडीशन भी देख सकते हो, दैट्स वाई ये जो रीजन है ना, इसको आई ऑफ सहारा भी बोला जाता है। इसका सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स है हमारे मॉरिशनिया का, मॉरिटेनिया का, कि यहाँ पे ना गुलेब ए रिसैट और आई ऑफ सहारा रीजन मिलता है, जो कि एक डीपली इरोडेड डॉम है, इग्नियस रॉक्स वगैरह से बना हुआ। ये जो रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स, ये इरोड हो के अब कुछ ऐसे दिखते हैं। इनको आई ऑफ सहारा बोला जाता है। सहारा की आई, सहारा की आँख, थोड़ा दिख रहा है ना आँख के जैसा स्ट्रक्चर। ओके, बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कई कल्चरल बिलीफ भी हैं सहारा पीपल के। ओके, नेक्स्ट हम इनके बारे में और देखें मॉरिशनिया के बारे में। तो मॉरिशनिया में जो लोग रहते हैं, वी कॉल देम मूर्स पीपल। मूर, इनके बारे में कई कहानियाँ होती हैं। आप पॉलो कोलो की एक बड़ी फेमस नोवेल है द अल्केमिस्ट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, आप भी पढ़िएगा, उसमें भी इनके बारे में मेंशन है। एंड कहा जाता है कि ये जो मूर पीपल हैं, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ अरब एंड बर्बर्स, इनके डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। मॉरिशनिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रांस इन 1960। मतलब यहाँ पर ये मॉरिशनिया किसकी कॉलोनी थी? फ्रांस की कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी मॉरिशनिया, है ना। मॉरिशनिया वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी, ये चीज़ याद रखिएगा, फ्रेंच कॉलोनी थी। जैसे इंडिया कभी ब्रिटिश कॉलोनी रही, ये फ्रेंच कॉलोनी थी। इन 1981 मॉरिशनिया बिकेम द लास्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू आउटलॉ स्लेवरी। मतलब काफ़ी लेट हो चुका था, 1981 तक आकर, तब जाकर यहाँ पर स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर किया गया। इससे पहले यहाँ पर स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही थी। इसको ख़त्म करने का प्रयास, ख़त्म करना कब हो पाया? 1981 में, मतलब काफ़ी लेट होकर, इसलिए लास्ट कंट्री बोला जा रहा है वर्ल्ड में। लैंग्वेजेस की बात करें तो सिंस अरबिक पीपल के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, इसलिए मेन लैंग्वेज अरबिक है। द फुलानी, सोनिन के वुलूफ एंड फ्रेंच लैंग्वेजेज ऑल्सो कॉमन। अलग अलग बाकी लैंग्वेजेज हैं, फ्रेंच भी है क्योंकि कभी फ्रेंच कॉलोनी रही थी। जैसे इंडिया में हम लोग इंग्लिश 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 इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी पीना, पीना मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पीना, है ना, कुछ और नहीं समझ रहा तुम, वो अंग्रेजी पीना, ये हमारे यहाँ इंडिया में नहीं चलता रहता है। जो एक लैंग्वेज थी वो स्टेटस सिंबल बन गया है, इसे हमें समझने की जरूरत है। एंड इस्लाम इज़ द नेशनल रिलीजन, द पीपल फॉलो लार्जली इस्लाम, जो कि यहाँ का नेशनल रिलीजन भी है। सेनेगल रिवर यहाँ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है और अटलांटिक ओशन वेस्ट में लाई करता है, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज श्रीविल्लुपुथार मेघामलाई टाइगर रिजर्व। श्रीविल्लुपुथार मेघामलाई टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में है? क्योंकि द हिंदू क्या बोल रहा है, दैट द रोड्स लेड फ्लोटिंग फॉरेस्ट रूल इन श्रीविल्लुपुथार मेघामलाई टाइगर रिजर्व, कि यहाँ से ना एक रोड्स पास कर रहे थे जो कि फॉरेस्ट रूल्स को डिफाई कर रहे हैं। ऐसा कई बार होता है, चाहे काजीरंगा से रोड गुजर रहा हो या मानस से गुजर रहा हो, तो हम क्या करते हैं ना, हम एक्चुअली इंक्रोच करते हैं एनिमल्स के टेरिटोरी में, एनिमल्स के लाइफ में, जहाँ पे उनके रहने की नेचुरल जगह है वहाँ पे हम हाईवे बना देते हैं, और स्पेशली फॉरेस्ट रूल्स को कभी कभी डिफाई भी करते हैं कई बार। दैट्स वाई न्यूज़ में ये है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं भाई। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज लोकेटेड इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स रीजन नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेमिक स्पीसीज। श्रीविल्लुपुथार मेघामलाई टाइगर रिजर्व वेस्टर्न घाट रीजन में है। ऐसा है क्या, जरा मैप पर देखें तो ये रहा वेस्टर्न घाट का रीजन, ये वेस्टर्न घाट का रीजन है, और यहीं पे श्रीविल्लुपुथार टाइगर रिजर्व पड़ता है, श्रीविल्लुपुथार टाइगर रिजर्व। सो यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या, और ऑब्वियसली इट इज़ नोन फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेमिक स्पीसीज। वेस्टर्न घाट कितना रिच है, वेस्टर्न घाट में रहने वाले रिजर्व या नेशनल पार्क कितने रिच होंगे, इसमें जरा भी सोचने की बात नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, द रिजर्व वॉज एस्टेब्लिश्ड इन Feb 2021 बाय मर्जिंग द ग्रिजलेड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ये 2021 में एग्जिस्टेंस में आता है, जब ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज किया गया। अच्छा, आपके लिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन रहा है कि जो ग्रिजल्ड स्क्वेरल की बात कर रहे हैं, रीड अबाउट इट, कि हम कौन से स्पीसीज की बात कर रहे हैं, उसका IUCN स्टेटस वगैरह क्या क्या है, क्या उसके नेचर है, वो भी पढ़िए। यहाँ पे वैसे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं फॉर नाउ। अब हम श्रीविल्लुपुथार टाइगर रिजर्व के डिटेल्स में जाएं तो श्रीविल्लुपुथार टाइगर रिजर्व वेस्टर्न घाट वाले रीजन में तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है वेस्टर्न घाट का। 2021 में ग्रिजल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करके बनाया गया। इसके फंक्शन की बात करें तो इट एक्ट्स एज एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन केरलाज पेरियार टाइगर रिजर्व एंड तमिलनाडु सदर्न कल्लक्कड मुंडथुराई टाइगर रिजर्व। इन दोनों के बीच में ना कनेक्टिंग लिंक का भी काम करता है।
साथ में यहाँ से कई रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे वैगाई, सुरलियरू, सानमुगनथी, ये रिवर्स फ्लो करती हैं। इन रिवर्स के बारे में आप बस अभी पढ़िएगा, रटिएगा नहीं, क्योंकि रटने से ना ये याद नहीं होने वाले हैं, पढ़ पढ़ के आपको अपने दिमाग में रखना है। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो फौना देखें तो यहाँ पे एलिफेंट्स, टाइगर रिजर्व भी नाम है तो टाइगर मिलेंगे, लेपर्ड्स, नीलगिरी ताहर, बार्किंग डियर, सांबर डियर, ये सारे लाइन टेल्ड मैसक है ना, लाइन टेल्ड मैसक या लाइन टेल्ड मकाऊ, जो कि यूपीएससी का फेवरेट एनिमल है। तो लाइन टेल मैसक का IUCN स्टेटस क्या है, ये तो मुझे ढूंढ के बताओगे भाई, ये यूपीएससी का फेवरेट एनिमल, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ कई वेराइटी ऑफ बर्ड्स मिलती हैं। फ्लोरा की बात करें तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में पड़ता है, सो वी हैव एवरग्रीन एंड सेमर एवरग्रीन फॉरेस्ट एज वेल एज ड्राई डेसिडुअस एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एज वेल। सिंस वेस्टर्न घाट वाले रीजन में है तो फ्लोरल भी काफ़ी रिच है ये रीजन। नेक्स्ट इज प्रत्यूष रेडियोमीटर। प्रत्यूष, हमारे प्रत्यूष नाम वाले दोस्त वो बड़े खुश होंगे कि देखिए हमारा नाम भी यूज हुआ, एकदम सही बात है। प्रत्यूष रेडियोमीटर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपडेट क्या किया कि एक टीनी कंप्यूटर्स बिग रोल इन अनवीलिंग यूनिवर्स अर्लीस्ट विस्पर्स, क्योंकि रेडियोस्कोप है ना, दैट्स वाई ये रेडियोस्कोप, जरा आप यहाँ प्रत्यूष पे ध्यान दो, इसका नाम क्या है, प्रोबिंग रियोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिंगल फ्रॉम हाइड्रोजन, इसलिए नाम क्या पड़ा, प्रत्यूष, जिसका डेवलपमेंट हो रहा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, फाउंडेड बाय द DST डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी along with ISRO इसरो एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर इस प्रत्यूष रेडियोस्कोप प्रत्यूष रेडियोमीटर को डेवलप करने का काम कर रही है। ठीक है, चलिए फिर पहला स्टेटमेंट क्या, प्रत्यूष is a lunar based radio telescope designed to study the epoch of reionization in the universe by detecting signals from hydrogen। यस करेक्ट है, इसलिए नाम भी तो प्रत्यूष पड़ता है कि एक ल्यूनर बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप है जो कि स्टडी करेगा रियोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स बाय डिटेक्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम हाइड्रोजन। एक नए फील्ड की तरफ, एक नई इनोवेटिव फील्ड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें यह प्रत्यूष रेडियोमीटर बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। इट इज़ एन इंडिजीनियस प्रोडक्ट डेवलप्ड सोलली बाई इसरो, नॉट सोलली बाई इसरो, सोलली नहीं है, सो वन इज करेक्ट ओनली। अब हम बाकी डिटेल्स पर आएँ, ये आप एक देख सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एन इम्प्रेशन ऑफ प्रत्यूष इन अ लूनर ऑर्बिट ऑब्जर्विंग इन द फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून द शैडो ऑफ अर्थ। फार साइड ऑफ द मून को किस तरह से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, प्रत्यूष का। Okay, let's see these details again. प्रत्यूष मतलब probing reionization of the universe using signal from hydrogen, that is प्रत्यूष, जो डेवलप किया गया है इसरो और ज्वाइंट एफर्ट किसका है साथ में है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। इट विल कैरी अ वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना, क्योंकि रेडियोस्कोप है, रेडियोमीटर का पार्ट है, तो एंटीना यूज किया जाएगा, काफ़ी वाइड बैंड यूज किया जाएगा ओवर द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ 30 to 250 हर्ट्ज, राइट। ये नए इसमें जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स है वो यूज किए जाएंगे, ऐसे एंटीनाज, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स। द ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटजी ऑफ प्रत्यूष विल बी कंटिन्यूअली ऑब्जर्विंग लार्ज स्काई रीजन्स एंड रिकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा ऑफ बीम एवरेज रेडियो एमिशन विद हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑफ 100 kHz। मतलब क्या किया जाएगा, सिंपली इसको ऐसे समझो कि स्काई का ऑब्जर्वेशन करना, स्काई का ऑब्जर्वेशन करके जो भी नेसेसरी डाटा है यूनिवर्स के आयोनाइजेशन को, रीआयोनाइजेशन को समझने के लिए, वो करने का काम प्रत्यूष रेडियोमीटर करेगा। लाइफ टाइम की हम बात करें कि ये प्रत्यूष रेडियोमीटर का लाइफ टाइम क्या है, सो द नॉमिनल लाइफ टाइम ऑफ द पेलोड विल बी 2 years फॉर अचीविंग द हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो विद सफिशिएंट स्काई कवरेज। लगभग 2 साल का इसका लाइफ टाइम है। अब इसको आगे इंक्रीज किया जाएगा या क्या किया जाएगा वो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। और डिटेल में आते हैं हम लोग प्रत्यूष, ओके वेट, और डिटेल्स में हम लोग प्रत्यूष रेडियोमीटर को अगर देखें, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, और मेंस में भी अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देन देयर यू कैन गिव इनपुट्स मेंस में अपने वैल्यूएशन करने के लिए। प्रत्यूष जो है, जैसे अभी मैंने तुमको पिक्चर दिखाया था डार्क एंड फार साइड ऑफ द मून का, फ्रा नहीं है, फार साइड है, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो डार्क एंड फार साइड ऑफ द मून का। तो जो हमारा फार साइड है ना, जैसे हम जब चंदा मामा को देखते हैं तो चंदा मामा का हमें एक साइड ही हमेशा दिखता है, दूसरा साइड जो है वहाँ पे स्टडी है हमारा प्रत्यूष रेडियोस्कोप करने वाला है, प्रत्यूष रेडियोमीटर करने वाला है। ओके, जो इसके हम इनोवेटिव डिजाइंस के, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक कॉम्पैक्ट सिंगल बोर्ड कंप्यूटर जो है, दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट।
ये जो SBC है, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, इसकी हम बात करें इंटायर ऑपरेशन की, तो इट विल मैनेज द एंटेना, है ना, इट विल ओवरसी द एनालॉग रिसीवर्स विच विल एम्पलीफाई द सिग्नल्स, कंट्रोलिंग द फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, बाकी और सारी चीज़ें हैं, स्टोरिंग हाई स्पीड डाटा स्ट्रीम्स, जो सब चीज़ एक हाई बोर्ड कंप्यूटर को, एक हाई फंक्शंस परफॉर्म करने वाले कंप्यूटर्स को करना चाहिए, वो एक SBC नाम से कंप्यूटर, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर वहाँ पर इंस्टॉल्ड है प्रत्युष रेडियोमीटर में, ये इसका पार्ट है। चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन जो था 4 सितंबर था, वो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन पर था। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमीकॉन इंडिया नाम का इवेंट कंक्लूड किया सितंबर 2025 में। सेमीकॉन इंडिया कहाँ पे किया? यशोभूमि द्वारका, न्यू दिल्ली, NCR, दिल्ली NCR रीजन में। यशोभूमि, यशोभूमि है क्या? इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एक्सिबिशन सेंटर। ये चीज़ याद रखिएगा, ये ऐसे ऐसे फैक्ट्स ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए, इवन मेंस में यूज कर सकते हो कि इंडिया हैज मेड यशोभूमि द लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। ये दिल्ली NCR द्वारका रीजन में पड़ता है। यहीं पर सेमीकॉन इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज किया गया, एक इवेंट जो इंडिया में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड रिसर्च को प्रमोट करेगा, है ना, ग्लोबल प्लेयर्स को लेकर आएगा इंडिया में, नेशनल प्लेयर्स को बूस्ट मिलेगा। किसने ऑर्गेनाइज किया? ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी, एंड सेमी, जो कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन होती है। सो ग्लोबल सेमीकंडक्टर एसोसिएशन साथ ही साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन मिलकर ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमीकॉन इंडिया को। कहाँ पर? यशोभूमि, दिल्ली में। अब पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन से रिलेटेड। सो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एम्स टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम, पोजिशनिंग इंडिया एज अ हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन। यस, इट इज करेक्ट। It was launched in December 2021 with rupees 76,000 crore and serves as the nodal agency under the Ministry of Science and Technology। कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। चलिए यहाँ पे अभी जो मैंने करवाया था, आई थिंक ऑडियो म्यूट, ऑडियो सही है, लेट मी चेक। हाँ, ऑडियो सही है, रुको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेटमेंट क्या था? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एम्स टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम, पोजिशनिंग इंडिया एज अ हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सेमीकॉन इंडिया वाला पार्ट यहाँ पर भी आई थिंक ऑडियो सही था। अभी रिसेंटली, ये क्या एरर आ रहा है, वेट, अभी रिसेंटली इसको सितंबर 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पर? यशोभूमि द्वारका में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एक्सिबिशन सेंटर है। याद रखिएगा, किसने ऑर्गेनाइज किया है? ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन। इन दोनों ने मिलकर, इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन एंड ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो पहला स्टेटमेंट तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से रिलेटेड करेक्ट है। दूसरा क्या? It was launched in 2021 with this rupees 76,000 crore and serves as the nodal agency under the Ministry of Science and Technology। एक्चुअली ये ना पार्सली करेक्ट है, तो ओवरऑल इनकरेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर नहीं, किसके अंडर? ये देखो यहाँ हिंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी के अंदर। ये चीज़ याद रखिएगा, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड क्या? द फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, is named as Vikram 32-bit processor developed by ISRO Semiconductor Lab। yes, it is correct। इंडिया का ये पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप है जिसको कि इसरो सेमीकंडक्टर लैब ने डेवलप किया और इसका नाम रखा है विक्रम 32-bit प्रोसेसर। 1 and 3 आर करेक्ट, यहाँ पर 2 रॉन्ग है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीठी के अंदर आएगा। सेकंड था आदिवानी, एक एप्लीकेशन, AI बेस्ड एप्लीकेशन। It is an artificial intelligence based translation tool that will serve as a foundation for large language models dedicated to tribal language। yes, इंडिया के जो ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं, जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं, इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया हैं, डिफरेंट रीजन्स, उनके ट्राइबल आइडेंटिटी, उनके ट्राइबल कल्चर, उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी लिटरेचर हो सकता है उसको और एनरिच करने के लिए इस टूल की मदद ली जाएगी। एक AI बेस्ड टूल है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश से डिफरेंट ट्राइबल लैंग्वेजेज में ट्रांसलेशन कर पाएगा और साथ ही साथ वाइस वर्सा भी। वाइस वर्सा मतलब उन ट्राइबल लैंग्वेजेस से हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन, जिससे कि लिटरेचर ना और ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हो पाएगा लोगों तक। इनिशियली इसमें कौन से ट्राइबल लैंग्वेजेज इंक्लूडेड होंगे? भेली, गोंडी, संथाली, मुंडरी, कुई, गारो। कुई बड़ा अच्छा है, न्यूज़ में रहता है, उड़ीसा में बोला जाता है ये लैंग्वेज, उड़ीसा के ट्राइबल्स बोलते हैं।
बाकी भी इन ट्राइबल्स लैंग्वेज के बारे में देखना कि कहाँ कहाँ इन लैंग्वेजेस को बोला जाता है, और फिर धीरे धीरे इंडिया के और भी बाकी जो लैंग्वेजेस हैं ना ट्राइबल लैंग्वेज, सबको इंक्लूड कर दिया जाएगा। एंड इन सब में मोस्टली वाइडली स्पोकन नॉन शेड्यूल लैंग्वेज, अगर हम इंडिया में बात करें, ओवरऑल इंडिया में बात करें, तो मोस्टली वाइडली स्पोकन नॉन शेड्यूल लैंग्वेज भीली लैंग्वेज है, जिसको बोलने वाले लोग आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, इन रीजन्स में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र, आंध्र, इस रीजन में आपको भीली लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। इंडिया का वाइडली स्पोकन नॉन शेड्यूल लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेज, भीली लैंग्वेज। सो सेकंड स्टेटमेंट क्या, फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड क्या, इट वाज डेवलप्ड बाय कंसोर्टियम लेड बाय आईआईटी दिल्ली एंड बिट्स पिलानी। यस, बिट्स पिलानी और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर इस एआई बेस्ड एप्लीकेशन आदिवानी को डेवलप किया है। साथ ही साथ कई और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, अलग अलग रीजन्स में, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनकी भी मदद ली गई है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, संथाली इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन नॉन शेड्यूल लैंग्वेज। एक्चुअली नॉट, संथाली वाइडली स्पोकिंग शेड्यूल सबसे ज़्यादा वाइडली स्पोकिंग नॉन शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, संथाली लैंग्वेज आदिवानी ऐप में इंक्लूडेड है इनिशियली भी, बट मोस्टली वाइडली स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है, भीली। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। ओके, अब आज के लिए आपके ये रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाषिणी ऐप के ऊपर। अब ये भी एआई बेस्ड एक ऐप है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना, हमेशा हम बात करते हैं एआई, बट ये एआई ह्यूमन के अकॉर्डिंग जब यूज हो, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन अपने काम को बेहतर करने के लिए यूज करे, वही प्रयास हमारा होना चाहिए। सो ये रहा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए आज का। ये आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर, मतलब जीएसटी के ऊपर। अभी जीएसटी में रिसेंटली जो नए चेंजेस हुए हैं, सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेज हैं। ये दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, और बीच में भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो भी इसके पार्ट्स हैं। सो आपको ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन डिटेल में पढ़कर स्टडी करना है। एंड बिफोर एंडिंग टुडेज सेशन, आज के लिए टीचर्स डे के मौके पर आप सबके लिए मेरा एक मैसेज, जो कि गीता के श्लोक से लिया गया है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग में अध्याय 3 श्लोक 22 में अर्जुन को समझाते हैं, न मैं पार्थेस्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कि हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निर्धारित नहीं है, ना ही मुझे किसी चीज़ की आशा है, इच्छा है, पर फिर भी मैं अपने सारे निर्धारित कर्म करता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। हम सब के लिए यही एप्लीकेबल है कि हम अपना सब काम ना, अपनी ज़िंदगी की सारी, कई बार होता है ना जब हम कोई काम करने बैठते हैं, जैसे तुम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कर्म क्या है, अपनी पढ़ाई को शिद्दत से करना। अब जिस भी काम में हो, आप पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, जो भी हो, तो जो भी काम आपको निर्धारित है ना, वो शिद्दत से करना, बिना एक्सक्यूज दिए, बिना बहाना बनाए। और उसके पीछे ना कुछ नहीं, बहाना भी नहीं होना चाहिए। आप जिस भी तकलीफ से गुजर रहे हो, अगर करने के हालात में हैं तो आपको वो करना है। आप वहाँ बहाना नहीं दे सकते कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा, मैं तो इस तकलीफ से गुजर रहा, वो है, वैसा नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण के सबसे बेहतरीन, जो गीता में जो उपदेश दिए गए हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा मुझे ये लगता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ऑल टू योर टीचर्स डे विशेस। आवर ब्लेसिंग्स, आवर विशेस आर ऑलवेज विथ यू। स्टडी वेल। जितने सिंसियरली, जितनी शिद्दत के साथ आप हमें टीचर्स डे विश करते हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई करते जाइए, so that you will make us proud and proud and proud with everyday works. Take care. Jai Hind.